दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का न्यू पर्यटन पर आधारित क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। और ये विज्ञान का है, क्लास 9th का। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है। इन निर्देश में क्या है कि 1 से 20 तक सभी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं और ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें आपको चयन करना होगा सही आंसर का। और 21 से 25 तक सभी प्रश्न अति लघु उत्तरीय है और इसे एक शब्द में ही केवल आंसर देना है आपको। और 26 से 30 तक के सभी प्रश्न लघु उत्तरीय है, इसे भी आप लोगों को आंसर देना है एक सेंटेंस में, ठीक है। और यहाँ है 31 से 33 तक के सभी प्रश्न को, ठीक है, 5 वाक्य में आपको उत्तर देना है, 5 लाइन में आपको आंसर देना है इसे। और एक लास्ट में क्वेश्चन है 34, हाँ देख सकते हैं इसमें है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसे आप लोगों को 10 लाइन पे लिखना होगा आंसर, ठीक है। तो ये थे कुछ निर्देश। और चलते हैं क्वेश्चंस में। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है निम्न में कौन अदिश राशि है। देखिए अदिश राशि और सदिश राशि दो राशि होते हैं। तो सदिश राशि वो होते हैं जिसका परिणाम होता है और दिशा होता है, लेकिन अदिश राशि वो होते हैं जिसका परिणाम तो होता है लेकिन दिशा ही नहीं होता है। तो वो होता है इसमें चाल। इसका परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, इसलिए ये है चाल। दूसरा क्वेश्चन में है स्पीडोमीटर मापता है। देखिए स्पीडोमीटर मतलब स्पीड मापता है, स्पीड क्या, चाल। तो यहाँ पे हो जाएगा चाल आपका आंसर, ये सही होगा। स्पीडोमीटर चाल मापता है। इसमें बल का SI मात्रक है। तो बल का SI मात्रक क्या होता है, तो बच्चा जानता है, न्यूटन होता है। तो न्यूटन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है इकाई समय में वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। तो वो होता है वेग, ठीक है, वेग को कहते हैं। देखिए अगर कोई भी वस्तु कितनों भी दूरी तय करती है तो केवल दूरी तय करती है लेकिन दिशा नहीं पता होता है तो उसे चाल कहते हैं। लेकिन दूरी तय किया है और साथ में दिशा भी पता है कि किस दिशा में किया है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। इसमें दिशा हटा दो तो चाल और दिशा शामिल कर लो तो वेग। इसमें दिशा है इसलिए वेग है। इनमें बोला है निम्न में कौन सही है। निम्न में कौन सही है, तो यहाँ पे देखो दूरी बराबर। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर आपको पता होगा कि चाल गुने समय होता है। तो ये देखिए दूरी बराबर चाल गुने समय, ये आपका सही हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण होगा। यहाँ पे देखिए आपको निकालना है त्वरण। त्वरण मतलब A निकालना है आपको। और हमको पता है कि F बराबर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 30 न्यूटन। कितना दिया गया है, 30 न्यूटन दिया गया है। और M दिया गया है हमारा 5 kg। जो द्रव्यमान है वो है M और वो है 5 kg। अब देखिए F बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F बराबर MA होता है। क्या होता है, MA। तो F की जगह हम कितना लिख सकते हैं, हम 30 लिख सकते हैं। अब बराबर M कितना लिखेंगे, 5, और A का A लिखेंगे। अब A निकालना है तो ये मेरा उधर ही रह जाएगा बराबर का। तो ये 5 हमारा इधर आ जाएगा 30 की तरफ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए 30 से बटा क्या हो जाएगा, 5। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक 30, यानी A बराबर हमारा कितना हो गया, तो A बराबर आ गया 6। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमारा 6 है, तो यहाँ पे देखिए चौथा में ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन में किसका जड़त्व सबसे अधिक है। तो किसका जड़त्व सबसे अधिक है, वजन में मतलब सबसे अधिक है। जिसका वजन ज्यादा है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, उसी का जड़त्व ज्यादा होगा, मतलब वजन। देखिए तो कार का होता है कि बस का होता है, साइकिल का होता है या रेलगाड़ी का होता है, तो आपको पता ही होगा इसमें कौन होता है, रेलगाड़ी सबसे ज्यादा इसका जड़त्व होता है। यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया गया है इसमें से। न्यूटन के दूसरे गति के नियम से किसकी माप प्राप्त होती है। न्यूटन के दूसरे गति के नियम से क्या चीज मापा जाता है, क्या प्राप्त किया जाता है, तो वो किया जाता है बल का। इसलिए आपका यहाँ ऑप्शन होगा बल, सही हो जाएगा, ठीक है, बल। यहाँ पे है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बड़ा जी का मान है। देखिए बड़ा जी का जो मान होता है ना, वो होता है ये वाला। केपलर का दूसरा नियम के नाम से भी जाना जाता है। केपलर के दूसरा नियम को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है क्षेत्रफल का नियम। इसलिए ये सही हो जाएगा, क्षेत्रफल का नियम। निम्न में कौन पदार्थ है। देखिए
पदार्थ पूछा है कि पदार्थ इसमें कौन है, तो पदार्थ उसे कहते हैं जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है। तो वजन और स्थान घेरती है तो वो होती है वायु। ठीक है, इसको रखने के लिए जगह चाहिए यानी स्थान चाहिए, और ये वजन भी होता है। आपको पता होगा कि गुब्बारा हम देख सकते हैं कि उसमें भरेंगे तो उसमें पता चलता है कि स्थान घेर रहा है, आकार उसी कारण फूलता है, उसका बड़ा होता है, छोटा होता है। तो पदार्थ कौन है? वायु। निम्नांकित में द्रव्य में कौन अनिश्चित होता है? अनिश्चित मतलब फिक्स नहीं होता है वो, ठीक है, वो बदलता रहता है वो। तो कौन होता है वो? आकार। देखिए द्रव्य यानी पानी भी एक द्रव्य है, तो पानी की आकार क्या होता है? जैसा बर्तन में रखिएगा वैसे चेंज हो जाता है। तो इसलिए आकार जो है पानी में यानी द्रव्य में अनिश्चित होता है, वो फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। और यहाँ पे है 300 केल्विन के मतलब केल्विन तापक्रम बराबर है। तो कितना का बराबर है ये? कौन सा ऑप्शन? देखिए एक केल्विन है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, केल्विन जो है ना यानी 300 जो है इसमें से घटा देंगे 273। ये देखिए 273, तो जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो कितना बचेगा? तो वो बचेगा 27, इसीलिए हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ये। और यहाँ पे है निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध है? देखिए शुद्ध पदार्थ जो एक ही कणों से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के गुण वालों से मिलकर बना होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो इसमें जो वो है लोहा। ठीक है, लोहा जो होता है ये केवल इसी से बना हुआ है, लोहा से ही। ठीक है, और वायु में तो धूल कण बहुत सारा चीज मिला हुआ रहता है, इसलिए और दूध में भी होता है। तो लोहा हमारा सही ऑप्शन है, लोहा। और यहाँ पे है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना, पाचन भी बोलता है तो पाचन भी रासायनिक अभिक्रिया ही है ना। कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस कहा जाता है। तो बिजली घर या पावर हाउस कोशिका का किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो, ठीक है, तो ये हो गया आपका सही ऑप्शन। अब इसी में आपको सही है। अब नेक्स्ट में है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं, इसलिए केंद्रक हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। ठीक है, केंद्रक में पाए जाते हैं। यहाँ है नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? नारियल का रेशा किस ऊतक का? तो दृढ़ का बना रहता है, इसलिए हो जाएगा दृढ़। देखिए पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक की क्रियाशीलता के कारण होती है? तो पौधों में जो वृद्धि होती है वो होती है शीर्षस्थ विभ्यस्तक के कारण होता है ना। इसी हार्मोन के कारण पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। रेखित पेशी है, रेखित पेशी क्या है? ये होता है ऐच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक होता है रेखित पेशी। यहाँ पे है देख लीजिए प्रश्न संख्या 21 से 25 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इन्हें एक शब्द में उत्तर दे। इनको जो उत्तर देना है एक शब्द में देना है। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? परमाणु सिद्धांत को किसने दिया? तो वो है डाल्टन। तो इसलिए हो जाएगा सही डाल्टन। यहाँ डाल्टन हमारा लिखा हुआ है एक शब्द में आंसर। यहाँ है कोलाइड विलयन का एक उदाहरण दीजिए। कोलाइड विलयन का, तो कोलाइड क्या है? दूध, तो इसलिए यहाँ पे दूध दे दिए हैं एक एग्जाम्पल। एक एकल कोशिकीय, देखिए यहाँ पे सवाल में क्या है, एक एकल एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए। एक कोशिकीय जीव का नाम, तो एक कोशिकीय जीव क्या है? अमीबा, तो इसलिए यहाँ पे हो गया अमीबा। और यहाँ पे है उस ऊतक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। जो हमारे शरीर में गति होता है उसी कारण होता है। तो कौन सी ऊतक है? वो है पेशी ऊतक, तो इसलिए हो गया पेशी ऊतक। और इसमें है कौन सा ऊतक जल और खनिज का वहन करता है, ढोता है? तो कौन सा पौधों में? तो वो होता है जाइलम, इसलिए हो गया जाइलम। अगर भोजन बोलता तो वो होता फ्लोएम। ठीक है, यहाँ जाइलम होगा। और ये है 26 से 30 तक के सभी प्रश्न लघु उत्तरीय है। इन्हें एक वाक्य में उत्तर दे, एक लाइन में इसको आंसर देना है। तो आंसर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। देखिए तीसरे नियम की जो सिद्धांत होती है उस पर कार्य करती है। और किस द्रव्य में डुबोई गई वस्तु का उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? उत्प्लावन बल वस्तु पर उद्गृत ऊपर की ओर कार्य करता है, मतलब ऊपर दिशा की ओर कार्य करती है। यहाँ है कोशिका क्या है? देखिए कोशिका क्या है? तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और यहाँ है टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं? टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं? देखिए
कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। जो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जो छिटाता है उसका प्रकाश, ठीक है, उसी को कहते हैं टिंडल का प्रभाव, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, दूध से दही बनना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो दूध से दही बनना ये होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ बनता है ना। दूध से दही बन जाएगा तो दही से हम दूध भी नहीं बना सकते हैं, इसके कारण से ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ प्रश्न संख्या 31 से 33 तक के सभी प्रश्न लघु उत्तरीय है। इन्हें देखिए, इनमें किन्हीं 2 प्रश्न का ही उत्तर दे, इसमें से 2 ही को देना है आपको आंसर। जब मेन एग्जाम में आप लिखेंगे उत्तर तब देखिए क्वेश्चन में क्या है, किसी 6 केजी द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे बल निकालना है, ठीक है। और जो जो चीज़ दिया गया है उसको पहले हमको लिख लेना होगा। देखिए 6 केजी मतलब ये जो है द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी एम, तो एम कितना हो गया 6 केजी, 6 लिख दिया मैंने। और यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये त्वरण होता है, तो इसलिए त्वरण बराबर यहाँ ए लिखे हैं, ए का मतलब त्वरण होता है और 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया गया है, तब हमें निकालना होगा क्या, जो बोला है कैसे निकलने के लिए बोला है, बल यानी एफ निकालने के लिए बोला है। देखिए बल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एम ए, तो एम ए, तो मेरा एम दिया गया है 6 केजी, तो हम एम के जगह पे 6 लिख दिए। और यहाँ पे दिया गया था ए, तो ए कितना है 4 है, तो ए की जगह में 4, और 6 और 4 को क्या करेंगे गुना, तो देखिए यहाँ पे 6 और 4 को गुना कर देंगे, कितना रहेगा 24, तो हमारा बल कितना हो गया 24 मीटर पर सेकेंड, या यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं बल बराबर 24 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, कितना 24 न्यूटन बल यहाँ जरूरत पड़ेगा। और गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा में अंतर बताएं। देखिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर, तो स्थितिज ऊर्जा में देखते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा में है, स्थिति अथवा आकार के कारण पिंड में जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसकी स्थिति या आकार के कारण जो भी बल, ठीक है, उत्पन्न होती है कार्य करने के लिए, उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसमें क्या है, गति के कारण, देखिए गति के कारण पिंड में कार्य करने की जो क्षमता रहती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसमें गति के कारण ही वो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो जो ऊर्जा होती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं, गति के कारण, ठीक है। और इसमें दूसरा है, एम द्रव्यमान का पिंड एच ऊंचाई पर हो तब स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। क्या होता है, mgh, मतलब ये है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। और इसमें क्या है, देखिए एम द्रव्यमान का पिंड जब भी वेग से गतिशील हो तब गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा होगा 1/2 और mv², ठीक है। ये होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे पिछले स्थितिज ऊर्जा का था उस तरह से गतिज ऊर्जा हो गया ये। अगला अंतर क्या है इसमें कि ऊंचाई बदलने से स्थितिज ऊर्जा बदलती है, ऊंचाई बदलने से स्थितिज ऊर्जा बदलती है। अब इसमें है वेग बदलने से गतिज ऊर्जा बदलती है। अब चौथा में देखिए, ऊंचाई पर अवस्थित विरामावस्था के पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा रहती है। जो ऊंचाई पर अवस्थित होती है विरामावस्था में, उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा रहती है। लेकिन किसी ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील पिंड में दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। और यहाँ है, यह क्रियाशील ऊर्जा नहीं है, लेकिन ये जो है क्रियाशील ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं है, लेकिन गतिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि गाल्जी उपकरण नहीं हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। यदि कोशिका का गाल्जी उपकरण नहीं होगा तो लाइसोसोम बनना बंद हो जाएगा और कोशिका का अपशिष्ट निपटान नहीं हो पाएगा, तो इससे नुकसान ही होगा। दूसरा है कि गाल्जी उपकरण के बिना ER में संश्लेषण पदार्थ कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि गाल्जी उपकरण में ये पदार्थ पैक किए जाते हैं और भेज जाते हैं। गाल्जी उपकरण नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, राइट। अगला है, गाल्जी उपकरण के बिना पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना यानी पैकेजिंग करना नहीं हो पाएगा, ये तो नुकसान ही है, ठीक है। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब इसको जो आपको आंसर देना है वो तो 10 लाइन में देना है, राइट। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन है, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर बताएं।
तो देखिए क्या क्या इसमें अंतर है, इससे बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा है। देखिए पहला है अंतर, ये जंतु कोशिका से बड़े आकार की होती है, ठीक है, जंतु कोशिका से बड़े आकार की होती है और यह प्राय छोटे आकार की होती है। यानी जंतु कोशिका जो होता है वो छोटे होता है आकार में और पादप कोशिका जो होता है वो बड़े होता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर है इसमें कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। देखिए इसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं, जो पौधे होते हैं उसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे इसमें यानी पौधा वाला में इसमें हरित लवक उपस्थित नहीं होते हैं, यानी अनुपस्थित होते हैं। अगला अंतर क्या है कि इसमें प्लास्टिड उपस्थित होते हैं। देखिए पादप वाला में प्लास्टिड होता है और इसमें जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होता है। और इसमें सेंट्रोसोम तथा तारक केंद्र अनुपस्थित होते हैं, सेंट्रोसोम और तारक केंद्र नहीं होते हैं इसमें, लेकिन जंतु वाला में सेंट्रोसोम तथा तारक केंद्र होते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका अंतर। अगला अंतर क्या है, इसमें केंद्रक कोशिका भित्ति के बगल में होते हैं, मतलब बीच सेंटर में नहीं होते हैं कोशिका भित्ति के, ठीक है, कोशिका भित्ति के बगल में होते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें क्या देखो, इसमें केंद्रक बिल्कुल मध्य में होता है, बिल्कुल बीच में होता है जंतु कोशिका में। अगला अंतर है इसमें रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है, रसधानियाँ जो होती है बहुत बड़ी होती है और इसमें रसधानियाँ छोटी होती हैं, ठीक है, ये अंतर है। देखिए गाल्जी उपकरण जो है ये अलग अलग इकाइयों के डिक्टियोसोम से बना हुआ होता है, किसमें, पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका में देख लीजिए, देखिए एक ही गाल्जी उपकरण होता है इसमें जो आसानी से दिखाई देता है तथा इसकी संरचना जटिल एवं विकसित होती है। इसका संरचना जो होता है जटिल और विकसित होता है। आपको जल्दी जल्दी समझाना पड़ा क्योंकि दशहरा है, दशहरा मनाया जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए बनाते रहेंगे वीडियो, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और भी आप लोगों को वीडियो न्यूज़ पर्यटन पे आधारित बनाते रहेंगे और जैसे मॉडल पेपर भी आएगा वैसे ही आप लोगों को उसको भी सॉल्यूशन बता देंगे और समझा देंगे, उसे अच्छे से समझाएंगे क्योंकि ये दशहरा चलते ही हम जल्दी जल्दी समझाना पड़ रहा है। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।